सो नेक्स्ट जो पार्ट है इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स, स्पेशली जब भी नए बिल्डिंग बनते हैं तो किस प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल यूज करने चाहिए, इसके ऊपर भी ग्रीन एनवायरमेंटल अप्रोच जो है वो इस तरह से है। हम लोग रैपिडली रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि बैम्बू है या फास्ट ग्रोइंग टिम्बर है या सर्टिफाइड टिम्बर है, उसको यूज कर सकते हैं। ये सब जो है वेरियस अप्रोचेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी और कुछ इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो आजकल बैम्बू में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, मतलब कि कुछ कंट्रीज में तो बैम्बू हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल। रिसेंटली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी बैम्बू को ऑफिशियली अपनाया गया, उसको डीएसआर में लाया गया है और डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट्स में है। और bamboo can be used as a structural component or even as a non-structural component in buildings. So treated bamboo और उसका पूरा description दिया हुआ है। So this is one of the materials which is the latest or the new material for buildings. उसके अलावा अगर रिसोर्स जो वेस्ट रिसोर्सेस हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी सेल्वेज, मतलब कि जो पुराने घरे हैं, समझो अभी मुंबई में सबसे ज्यादा हम लोग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उसमें जो है पुराने दरवाजे होते हैं, तो उसको किस तरह से हम लोग रीयूज कर सकते हैं। या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में फ्लाई ऐश ब्लॉक्स हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट का एक आउटपुट है फ्लाई ऐश, तो उसको आजकल यूज करते हैं। अप टू 40% या उससे भी ज्यादा आजकल कंपोनेंट्स मिक्स किए जाते हैं रेगुलर ब्रिक्स में, और फ्लाई ऐश ब्लॉक्स यूज किए गए हैं जिनके थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे हैं। मतलब कि अगर आप ये फ्लाई ऐश ब्लॉक्स यूज करोगे तो आपका बिल्डिंग ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी रहेगा। नहीं तो आप बगास बोर्ड्स यूज कर सकते हो, टेराजो फ्लोरिंग यूज कर सकते हो। बैम्बू जो है वो ऑल्सो स्कैफोल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। आजकल बैम्बू को रिप्लेस करके काफी मॉडर्न चीजें आ गई हैं, जैसे कि स्टील यूज करते हैं, लेकिन स्टिल बैम्बू इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एंड इट इज क्वाइट गुड बिकॉज इट कैन बी रीयूज्ड मेनी मेनी टाइम्स। तो ये सब जो है एडवांटेजेस है। प्लस जो पुराने डोर्स हैं हम यूज कर सकते हैं, डोर्स या विंडोज भी यूज कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स यूज करें जो कि जिनका पोल्यूशन, जिनको बनाते वक्त कम पोल्यूशन हो वाटर, सॉइल में और एयर में। तो जैसे कि मैं कह रही थी आपको कि ब्रिक्स बनाते वक्त कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, उसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि हम मतलब पोल्यूशन कम करेंगे, या ऐसे किल्न्स यूज करें जो बहुत एफिशिएंट हो, तो वो भी हो सकता है। या फिर हम लोग नए मटेरियल्स देख सकते हैं, जैसे कि कंप्रेस स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक्स हैं, या फिर एल्यूमिनियम या फिर मड ब्लॉक्स हैं, या फिर पीवीसी है। ये मटेरियल्स जिसमें पीवीसी सॉरी इज अ नेगेटिव इन द सेंस दैट उसके मैन्युफैक्चर में काफी सारा पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन स्पेशली, तो ये अवॉइड किया जाए। मटेरियल्स जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो कि एंड ऑफ लाइफ में कैन गो बैक इनटू द अर्थ, ऐसे भी मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ऑफ कोर्स बैम्बू है, उसके अलावा टिम्बर है, स्ट्रॉ है, एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट जैसे कि राइस हस्क आजकल यूज किया जाता है मटेरियल्स में, राइस स्ट्रॉ यूज करते हैं। तो काफी सारे जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट भी यूज किए जाने लगे हैं। ऐसे मटेरियल्स यूज करें जो कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिसके अच्छी यू वैल्यू हो, थर्मल प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसे हो कि जो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो उसमें है कम हो जाए, तो ऐसे भी मटेरियल्स यूज कर सकते हैं। और या फिर ऐसे मटेरियल जो कि रिसाइक्लेबल या रीयूजेबल हो, ऐसे जैसे कि स्टील। या फिर हम ऐसे भी ब्लॉक्स यूज करने लगे हैं, जैसे आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये जो है इसको हॉलो ब्लॉक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इतना सारा मटेरियल कम होता है। या फिर जैसे हम लोग स्लैब में आजकल फिलर स्लैब यूज करते हैं, जो कि आर्किटेक्ट लॉरी बेकर ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि कंक्रीट का कंजम्पशन कम होता है। स्लैब का उतना परसेंटेज जहाँ पे हम फिल करते हैं कोई वेस्ट मटेरियल से या फिर कोई मैंगलोर टाइल जैसे मटेरियल से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कोकोनट शेल जो कि एक वेस्ट है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी आजकल उसका शेल पैनल बनने लगा है। कॉयर का भी हम लोग बोर्ड्स बनाते हैं आजकल।
फेरो सीमेंट है, जो कि बहुत पतली होती है एज़ कम्पेयर्ड टू रेगुलर वॉल्स, कंक्रीट की वॉल्स है। फेरो सीमेंट पतली होती है और वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कम पॉल्यूशन, मतलब सब दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन प्लेस एंड ब्रॉट ऑन साइट। या फिर जैसे ये फिलर स्लैब्स हैं, जहाँ पर सीमेंट की मात्रा को कम करने के लिए हम लोग मटके यूज़ कर रहे हैं, एज़ एन एग्ज़ाम्पल इन दिस पर्टिकुलर रूफ। तो उससे क्या है कि आपका सीमेंट कंज़म्पशन कम होगा, स्ट्रेंथ वही रहेगा, लेकिन आपका कंज़म्पशन कम होगा, क्योंकि स्टील जो है, स्टील रिइंफोर्समेंट इसके बीच में से जाती है। ये सब कुछ अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं, किस तरह से हम लोग अलग मटीरियल्स यूज़ कर सकते हैं। ये जो है कैविटी ब्लॉक्स है, या फिर रैट ट्रैप बॉन्ड है। ये जो लेफ्ट साइड में है, इसको हम रैट ट्रैप बॉन्ड कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, जिससे कि आपकी मटीरियल कम हो जाए, लेकिन जो आपकी बिल्डिंग की इंसुलेशन ज़्यादा हो जाती है कैविटी की वजह से। इसके अलावा ये सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट के प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये यूज़ किया जा सकता है। फिर सिमिलरली एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, जैसे ये सारे व्हीट स्टॉक, कॉयर, सिसाल, जूट, बगास, कॉटन स्टॉक्स, इन सब के जो है मटीरियल्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में। फ्लाई ऐश एक मेजर सोर्स है ऑफ बिल्डिंग मटीरियल्स। इस पे काफ़ी चीज़ें बनने लगी हैं, जैसे कि आप लैंडफिल कर सकते हो, आप उससे पेवर ब्लॉक्स बना सकते हो, आप रेगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बना सकते हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट जो इश्यू है एनवायरमेंटल पोल्यूशन रेमेडिएशन, मतलब कि जो आपके बिल्डिंग के आजू-बाजू या बिल्डिंग के सराउंडिंग में अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन है, तो उसको कैसे आप रेमेडिएट करेंगे? तो उसमें आप अपने बिल्डिंग के एयर क्वालिटी को मेज़र कर सकते हो, उसके वहाँ पर कोई पोल्यूशन है तो उसको किस तरह से आप रेमेडिएट कर सकते हो। अ, ग्रीन बिल्डिंग्स में इसको हम लोग डील करते हैं, जैसे कि ग्रीन वॉल्स बना सकते हैं कई जगहों पर, या फिर नेचुरल बैरियर्स रखते हैं नॉइज़ लेवल्स को कम करने के लिए, या फिर कोई वाटर बॉडी अगर कंटामिनेटेड हो तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रॉम ब्राउन फील्ड टू ग्रीन फील्ड साइट हम कर सकते हैं। इंडोर एनवायरनमेंट को अगर एनहांस करना हो तो अलग-अलग प्लांट्स लगा सकते हैं। मैंने आपको कहा कि इंडोर एनवायरनमेंट में क्योंकि हम ज़्यादा देर रहते हैं, क्योंकि कुछ गैसेज़ जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकली कुछ कुछ चीज़ें रह सकती हैं, जैसे कि वायरसेस एंड बैक्टीरिया। देन फिज़िकली चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सॉडस्ट वगैरह, और केमिकल जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। बायोलॉजिकल उससे भी ज़्यादा है, लेकिन केमिकल में जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हमारे पेंट्स में होते हैं, जो प्लाईवुड वगैरह में होते हैं, तो ये सब जो है वो जब हवा में जाती जाती हैं, तो उससे हम लोग ब्रीथ करने से हमको नुकसान हो सकता है। तो उसको रेमेडिएट करने के लिए, जैसे कि कुछ जो प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स, वो कुछ हद तक दे हैव बीन फाउंड टू एब्ज़ॉर्ब द इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो ये हम प्लांट कर सकते हैं और अपना जो है एयर पॉल्यूशन का लोड कम कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन के लिए काफ़ी सारे चीज़ें ऑफसेट प्लांटेशन जैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बिल्डिंग लगाने की वजह से बिल्डिंग के एरिया में जो ट्रीज़ थी, या फिर बिल्डिंग की एम्बॉडिड एनर्जी के इक्विवेलेंट हम लोग फॉरेस्ट प्लांटेशन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये जो इस तरह के वर्टिकल ग्रीन वॉल्स भी बना सकते हैं, या फिर बिल्डिंग में मतलब साइक्लिंग या फिर ई व्हीकल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे कि बिल्डिंग की फुटप्रिंट कम हो जाए। इंडोर एयर क्वालिटी का ये एक एग्ज़ाम्पल है, केम्स कॉर्नर में एक घर है, जो कि इट इज़ इन अ हाई राइज़ बिल्डिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, लेकिन इस घर की सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही नॉन पॉल्यूटिंग टेक्नीक्स और मटीरियल से बनाई गई हैं। एज़ एन एग्ज़ाम्पल इसकी फ्लोरिंग जो है काउडंग की बनी हुई है। इसके वॉल्स सारे लाइम के बने हुए हैं और टिपिकल वो राजस्थानी स्टाइल के बनाए हुए हैं। वो वर्कर्स राजस्थान के आके उसको जेम्स से मतलब सॉफ्ट करते हैं, तो इसका और जैसे कि कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं इसमें। तो इस घर में पहले तो कोई भी पेस्ट नहीं है, कोई भी कॉकरोच वगैरह-वगैरह नहीं आते हैं बिकॉज़ ऑफ द यूज़ ऑफ लाइम और एंड काउ डंग एंड कॉपर एंड अदर थिंग्स।
दूसरे इसमें कोई भी हार्मफुल एडहेसिव्स जैसे कि जो आजकल के मॉडर्न एडहेसिव्स होते हैं, वो काफ़ी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं, वो बिल्कुल यूज़ नहीं हुए हैं। कैस्टर ऑयल यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो उसके वाइब्स ही अलग हैं। सो दिस इज़ एन एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल, लेकिन इस तरह से अगर हम लोग हर चीज़ में सोचें कि किस तरह से इंडोर एयर क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए, तो ये एक्चुअली पॉसिबल है, ये एग्ज़ाम्पल इन द हार्ट ऑफ मुंबई सिटी। लैंडस्केप जो बिल्डिंग के बाहर है, उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी टाइम्स हम लोग ऐसे प्लांट्स लगा देते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी सारा ले लेते हैं या फिर जो बर्ड्स को अट्रैक्ट नहीं करते। तो उसके बजाय हम लोग ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो नेटिव हो, जिनको पानी वगैरह कम लगती हो। जो लोकल बायोडाइवर्सिटी को यानी कि बर्ड्स और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करती हो और जो जिनका मतलब एक दूसरे के साथ एसोसिएशन हो और जिसका कुछ बेनिफिट्स भी हो सके, जैसे कि कोई फल या फूल भी मिल सके। तो इस तरह से हम लोग लैंडस्केप प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब तक जो लैंडस्केप प्लानिंग हो रहा था, उसमें ज़्यादा करके फोकस ये रहता है कि अच्छा दिखे और एस्थेटिक्स का कुछ वैल्यू है, लेकिन ओवरऑल इकोलॉजिकल वैल्यू कम रहता था, जो हम लोग आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स में फ़ोकस कर रहे हैं। अभी मैं आपको रेट्रोफिट के थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगी। रेट्रोफिट माने कि अ, एक्सिस्टिंग बिल्डिंग्स में आप क्या कर सकते हो? अ, ग्रीन या फिर एनवायरमेंटली आप क्या कर सकते हो? कई बार ऐसे होता है कि थर्मल और विजुअल कम्फर्ट जैसे कि उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका एक उदाहरण मैं दिखाऊँगी और एनर्जी एफिशिएंसी भी कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हम कर सकते हैं, इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह तो आप डेफिनिटली कर सकते हो आपके पुराने बिल्डिंग्स में। जैसे कि ये एक बिल्डिंग था जहाँ पर टॉप फ्लोर में जो क्लासरूम्स थे, उसमें बहुत लोगों को परेशानी होती थी बैठने में, उनको थर्मली अनकंफर्टेबल फ़ील होता था, फैन्स भी डालेंगे तो भी मतलब बैठ नहीं सकते थे, इतनी गर्मी होती थी वहाँ पर। तो थर्मली अनकंफर्टेबल बिल्डिंग था। तो उसको टैकल करने के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें की, जैसे कि उसकी जो फॉल्स सीलिंग थी, उसको हटाकर हाइट इंक्रीज़ कर दिया सो दैट देयर इज़ मूवमेंट ऑफ एयर, कन्वेक्शनल मूवमेंट ऑफ एयर, स्टैक वेंटिलेशन, ऊपर टर्बो वेंटिलेटर्स लगा दिए, बिल्डिंग पे हाई एल्बिडो पेंट लगा दिया जिससे कि रिफ्लेक्शन हो सके, हीट की रिफ्लेक्शन हो सके और कम से कम हीट अंदर आ सके। और हमने स्काईलाइट्स जो है सही जगहों पर इंट्रोड्यूस किए, उसको सही जगह से डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे कि अंदर जो लाइट आ रही थी तो उनको दिन में जो है लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सब पिक्चर्स हैं पुराने और नए इस एग्ज़ाम्पल के, जहाँ पर हम लोगों ने रेट्रोफिट करके इस बिल्डिंग को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया, उसकी एनर्जी कंज़म्पशन कम करी, एट द सेम टाइम जो ऑक्यूपेंट्स थे, उनको विजुअल और थर्मल कम्फर्ट भी मिला इस सब चीज़ करने से। तो ये जो है, ये क्लासरूम का एक पूरा एग्ज़ाम्पल है। हाइट इंक्रीज़ किया गया, ज़्यादा लाइट आने लगा, एक्सेट्रा। तो इसको हम लोगों ने मॉनिटर भी किया था इस बिल्डिंग को और हमको ऐसे पता चला कि इसमें जो अंदर का टेम्परेचर है, वो कम से कम 12 डिग्री कम हो गया है। मतलब पहले के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो पहले से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट अंडर जो डेक टेम्परेचर है, अंडर रूफ टेम्परेचर जो है बिलो द रूफ, वो 12.6 डिग्री सेंटीग्रेड हमको डिफरेंस दिखाई दिया। हम लोग ने जो टेक्निक एडॉप्ट किए थे, इसमें एक जो मेजर टेक्निक हमने यूज़ किया है वो रेडिएंट बैरियर सिस्टम, जैसे कि आप देख रहे हो इस शाइनिंग रूफ दिख रहा है। ये शाइनिंग रूफ जो है एक्चुअली एक लो एमिसिविटी मटीरियल है, जो कि अराउंड 100 गैप के बाद नीचे लगाना पड़ता है, जिससे कि हीट अंदर नहीं आती है। रेट्रोफिट बहुत जगहों पे किया गया है, जैसे कि सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, जो कि 1930s ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन बनाया गया। तो उस टाइम पे एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह तो किसी के दिमाग में नहीं थी। तो ये बहुत ही ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करती थी। लेकिन इसको रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने कई तरह से इसका स्टडी किया, इसको एनालिसिस किया और इस बिल्डिंग की टोटल एनर्जी कंज़म्पशन को अराउंड 40% रिड्यूस कर दिया। उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। एक तो जैसे कि इस ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने की, जैसे कि नीचे आप देखेंगे लिस्ट पे, तो विंडोज़ जो हैं,
तो 6500 विंडोज इस बिल्डिंग के उसको रिप्लेस कर दिया गया फ्रॉम सिंगल ग्लेज टू ट्रिपल ग्लेज। तो उसके वजह से क्या हुआ कि हीट गेन कम हो गया बिल्डिंग के अंदर, और उसके वजह से उनका चिल्लर प्लांट भी रिड्यूस हो गया, साइज उसका रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट करते करते बिल्डिंग का टोटल एनर्जी जो है वो 38% रिड्यूस हो गया। तो ये जो है बहुत बड़ा उदाहरण है दुनिया में, क्योंकि इसके जैसे मतलब स्केल पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, तो इस पे अगर कर सकते हैं तो कहीं पे भी रेट्रोफिट करना पॉसिबल है। रेट्रोफिट करने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग डे लाइट माने कि नेचुरल लाइट जो है उसको घर के अंदर लाएँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर साइकोलॉजिकल रीज़न्स एज़ वेल एज़ फॉर एक्चुअल आपका कंज़म्पशन नहीं हो, आर्टिफ़िशियल लाइट ना यूज़ करें, उसके लिए भी ये अच्छा है। लाइटिंग कंट्रोल एंड ऑटोमेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लाइटिंग पावर डेंसिटी माने कि पर स्क्वायर मीटर कितना लाइट होना चाहिए, इसके भी एक स्टैंडर्ड है, वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। रीडिज़ाइन करते वक़्त ऐसे स्पेसेस भी हैं जहाँ पर मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख रहे हो कि कोई लाइट वेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर कहीं पे भी लाइट नहीं हो, तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग स्काईलाइट्स, बाय यूजिंग लाइट वेल्स, कोर्टयार्ड्स डेवलप किए, तो ये सब एक्सिस्टिंग बिल्डिंग्स में भी हो सकता है। एंड लास्टली जो है नियरली ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग्स, ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको डिफाइन किया गया है, ऐसा बिल्डिंग जिसकी एनर्जी कंजम्पशन सिर्फ 15 यूनिट्स पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर 15 यूनिट से ज़्यादा अगर ये नहीं यूज़ करती है तो उसको नियरली ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग कह सकते हैं। तो भारत में मेरे ख्याल से ऐसे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं जो इस हद तक आराम से पहुँच सकते हैं। ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये हमको अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिस वी कैन डू इट, एंड अगर आप इससे भी कम कर सकते हो इफ यू पुट इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया में वी हैव वन एग्जांपल, पर्यावरण भवन यही दिल्ली में है, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग है, जिसमें कि 75% जो है उन्होंने नेचुरल डे लाइट के लिए डिज़ाइन किया है इस बिल्डिंग को, और जो 930 किलोवाट पीक पावर है उसके रूफ में उतने सोलर पैनल्स लगा दिए हैं। तो ये बिल्डिंग ना केवल ज़ीरो एनर्जी है लेकिन नेट पॉजिटिव बिल्डिंग है, माने कि वो अपने रूफ में इतना एनर्जी जनरेट कर रही है कि वो ग्रिड पे वापस एनर्जी दे रही है। तो देयर इज़ एन एग्जांपल लाइक दिस ऑलरेडी इन इंडिया, तो हम लोग डेफिनिटली अपने बिल्डिंग्स में ये कोशिश तो कर ही सकते हैं। रीडेवलपमेंट आजकल एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुंबई में तो सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग ग्रीन अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग तो ये जानते ही हैं कि कहाँ पर रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन रीडेवलपमेंट में एक जो कुछ इश्यूज़ या मुद्दे हैं, वो मैं हाइलाइट करना चाहती हूँ। ज़्यादा करके क्या होता है कि एक्सिस्टिंग बिल्डिंग्स होते हैं और उसके बाजू में रीडेवलपमेंट होने के बाद हार्डली कोई ओपन स्पेस बचता है। तो ओपन टू स्काई और रिक्रिएशनल स्पेस माइनस हो जाते हैं। रिक्रिएशनल स्पेस जाता है पोडियम पे, सॉफ्ट स्केप रहता नहीं है, सब हार्ड स्केप हो जाता है बिकॉज़ तो वाटर पर्कुलेशन होता नहीं है, और इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी पर भी असर पड़ता है क्योंकि बिल्डिंग्स पास-पास में हो जाते हैं। लाइट एंड वेंटिलेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बिल्डिंग्स में हमने देखा है, और ये अकॉर्डिंग टू बीआरई ब्रिटिश रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ये जो बिल्डिंग्स के बीच में जो गैप है, उसके उसको एक हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन एंगल जिससे गिनते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग में कैसे ये एंगल है, ये जो एंगल है वो 25 डिग्री से कम होना चाहिए, इक्वल टू और लेस देन 25 डिग्रीज़। जैसे ही वो बढ़ता जाता है मतलब कि ये आपके बिल्डिंग में आपको लाइट नहीं मिलने वाली है। तो ये हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं जब हम रीडेवलपमेंट करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली जो हम लोग मुंबई फ्लड्स हुए, अभी जो हाल ही में फ्लड्स हुए थे, उस टाइम पे भी मैंने ये कमेंट किया था कि रीडेवलपमेंट में हम लोग इतना जो पार्किंग वगैरह के लिए कंक्रीटाइज़ेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो रन ऑफ हमारा जो है, वो इंक्रीज़ हो चुका है, और जो हमारी पुरानी स्टॉर्म वाटर सिस्टम है, करीब 100 साल से भी पुरानी, वो डिज़ाइन की गई थी पीक रेनफॉल ऑफ 25 एमएम पर आवर, और हमारा जो रन ऑफ कोएफिशिएंट 0.5, लेकिन आजकल रन ऑफ कोएफिशिएंट तो 100 हो चुका है, मतलब 1 हो चुका है,
और मतलब इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसकी वजह से फ्लडिंग्स के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड उसका एक मेन रीज़न ये है कि रिचार्ज नहीं हो रहा है ग्राउंड में, सब कुछ रन ऑफ हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है रीडेवलपमेंट करते वक़्त ग्रीन अप्रोच में। एक तो फ्लडिंग कैसे कम किया जाए बाय अलाउइंग फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एंड सेकंड हाउ टू प्रोवाइड फॉर नेचुरल लाइट एंड नेचुरल वेंटिलेशन। कुछ जो पॉलिसीज़ हैं ग्रीन रेगुलेशंस के, वो मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या है। एक तो रूफटॉप सोलर पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, जिसमें कि आप अपने बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल्स लगा सकते हो और उसमें आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा भी है, मतलब ओवर द पीरियड यू कैन सेल योर पावर बैक टू द ग्रिड, तो आपको मतलब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड जो है, उसमें भी 2016 में एक पूरा चैप्टर ऐड किया गया है ऑन अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी, जिसमें साइटिंग है, फॉर्म, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटीरियल्स है, एनवेलप ऑप्टिमाइज़ेशन है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड नामक एक रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2017 में उसको और भी इम्प्रूव किया गया है और अभी 2018 में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए भी रिलीज की गई है। ये जो है पूरी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है कि किस तरह से बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो ये भी कुछ कुछ गवर्नमेंट्स ने इसको मैंडेटरी किया हुआ है। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इसको मैंडेटरी करने वाली है। तो ये है। उसके अलावा स्टार रेटिंग, जैसे हम लोग इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उस टाइम पे हम लोग भी हमको स्टार रेटिंग देती है, उस प्रकार से हम बिल्डिंग्स को भी स्टार रेटिंग दे सकते हैं, अपने घरों को भी स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अगर हम ये मतलब ये जो एनर्जी एफिशिएंसी लेबलिंग है, उसके हिसाब से अगर हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, तो बी स्टार लेबल भी अप्लाई होता है हमारे बिल्डिंग्स में, मतलब हम लोग भी अचीव कर सकते हैं उसको। सो ये जो सारा ग्रीन बिल्डिंग्स का मैंने आपको अभी तक जो भी पॉइंट्स बताए हैं, उसका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग हमारा जो इम्पैक्ट है पर्यावरण के ऊपर वो कम करें। बिल्डिंग्स का इम्पैक्ट किसी तरह से अगर 100% है, ऐसा तो कोई बिल्डिंग है नहीं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो। हर बिल्डिंग का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होता ही है, तो उस इम्पैक्ट को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकें और कैसे पर्यावरण को डैमेज होने से बचाएं, ये हमारा उद्देश्य है ग्रीन बिल्डिंग्स में। और हर जगह पे, जैसे स्पेशली एनर्जी, वाटर और वेस्ट में कैसे हम नेट ज़ीरो, कैसे हम मतलब बाहर से कोई चीज़ लाएँ नहीं और उसी साइट पे ही यूज़ करें, इसकी हमारी कोशिश और उद्देश्य है। सो ये है हमारा ये आई थिंक दैट इज़ द एंड ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग्स टॉपिक एंड दैट्स इट। थैंक यू।